हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। अच्छा भाई, कोविड-19 की वजह से आपने शायद कोचिंग के जो आखिरी चैप्टर्स हैं, मतलब इंटरफेस के, वो हो सकता है कि आपने ना भी पढ़े हों। तो ये है कि सबसे पहले हम ये कवर कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी में हेल्प हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे जो पहले वाले चैप्टर हैं उसकी तरफ भी हम आएंगे, पर पहले हम ये जो लास्ट चैप्टर है इनका पोर्शन उठा के देख लेते हैं। उसके बाद हम प्रीवियस में आएंगे, मतलब जो अर्ली आपके चैप्टर हैं। ठीक है, तो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा बुनियादी तौर पे है क्या? ठीक है। अच्छा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बुनियादी तौर पे एक सिंपली फिजिक्स है जिसमें आप बात करते हो किस चीज़ का? हेयर वी डील स्टडी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। आप स्पेक्ट्रम की बात करते हो, इसका मतलब ये कि आप बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ और इंटेंसिटी वगैरह वगैरह। ये फिजिक्स क्या कहलाती है? दिस स्टडी इज एक्चुअली एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है ना? तो बड़ा सादा सा मतलब इसका यही है। अच्छा, सवाल अब ये है कि स्पेक्ट्रम खुद है क्या? स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? स्पेक्ट्रम का मतलब सिंपली यही कि अ बैंड ऑफ कलर हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ। मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग होती है ना, ये बैंड ऑफ कलर क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की वजह से हम सिंपली कह सकते हैं। अच्छा, स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका लाइन स्पेक्ट्रम और आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इस तरह के वो बिहेवियर पे। पर जनरली अगर लाइट के हिसाब से बात की जाए ना, तो एक आपका होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है आपका इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब मैं आपको ये थोड़ा समझा दूं, एब्जॉर्प्शन या स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम है क्या, किस तरह से। सुने, जब आप किसी एटम को एनर्जी देते हो तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना। अगर उसी एब्जॉर्प्शन लाइट को स्पेक्ट्रम या उसका स्पेक्ट्रम अगर बनाया जाए तो हम उसका नाम रखते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन इसी तरह से अगर एटम लाइट इमिट करता है, एटम से इमिशन कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन हाई टू लो आता है। अगर उसी रोशनी को, उसी लाइट को अगर आप किसी स्पेक्ट्रम एनालिसिस में ले जाएं तो वो क्या कहलाता है? दैट इज से टू बी इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना? तो इस तरह से ये। अच्छा, सवाल ये है कि स्पेक्ट्रम बनता क्यों है? लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी है जिस वजह से बनता है? तो बड़ा सिंपल है, इस तरह से कि भाई लाइट प्रोड्यूसेस स्पेक्ट्रम, एक उसकी प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से हम सिंपली कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम बनता है। लाइट का डिस्पर्स हो जाना, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू कलर, इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और जो डिवाइस इस्तेमाल होता है स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, उसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। हम इसको स्पेक्ट्रोमीटर भी बोलते हैं। अब ये स्पेक्ट्रोमीटर है क्या, थोड़ा इसको हम देख लेते हैं, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा सुने बेटा, मिसाल के तौर पे कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, ये रहा। इसकी लाइट इस तरह से डिफ्रैक्ट होती है, जैसा कि आपने डिफ्रैक्शन पढ़ा। ठीक है ना, लाइट फैल जाती है इस तरह से। ठीक है, अच्छा आगे हम क्या करते हैं, एक स्लिट रख देते हैं। स्लिट का मतलब है स्मॉल ओपनिंग। स्लिट, ये समझ लो स्मॉल ओपनिंग स्लिट। तो लाइट जब स्लिट से पास होती है तो दोबारा से इस तरह से फैल जाती है ना। अच्छा, लाइट रेज आप सिंपली कह दो कि भाई इस तरह से ऐसे होते हैं। ओके, ये पैरेलल नहीं होते। अब हमें करना क्या होता है, इन रेज को पैरेलल करना है। तो पैरेलल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस किसी भी एक सरफेस पे आपने रखा हुआ है। मिसाल के तौर पे ये सरफेस है, ये टेबल है, ऐसे समझ लो। इस टेबल पे हमने ये लेंस रखा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो रेज ऑफ लाइट है ना उनको पैरेलल करता है। द रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल। सबसे पहले आपने क्या करा, रेज को पैरेलल किया। अब यहां पे होता है आपका डिस्पर्जन सेक्शन। यहां पे आप इस्तेमाल करते हो कौन सी चीज बेटा, डिस्पर्स करते हैं। तो हम यहां पे बोलते हैं डिस्पर्जन हम कैसे करें। डिस्पर्स करना मतलब क्या, आप लाइट को इस तरह से बैन करवा दें या लाइट को इस तरह से आप तोड़ दें। तो यहां पे क्या क्या हो सकता है, आप चाहें तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी यूज कर सकते हैं। आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या होता है, मुख्तलिफ स्लिट्स होती हैं, नंबर ऑफ स्लिट्स। लाइट वहाँ से पास होती है तो वो बेंड हो जाती है ब्राइट और डार्क में। अगर कलरफुल लाइट है तो कलर मिलते हैं आपको, विविक जॉर जो कलर है।
अच्छा नहीं तो एक और है कि भाई आप प्रिज्म इस्तेमाल कर सकते हो, आप लाइट को प्रिज्म से पास करवा दें। क्योंकि देखो ज़रा इधर, लाइट जब प्रिज्म से पास होती है ना, प्रिज्म एक इस तरह का मीडियम है जिसमें हम बुनियादी तौर पे क्या करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर लेते हैं, तो फिर पता क्या होता है, बेंड हो जाने की वजह से हमें कलर मिलते हैं। जो रंग आपको मिलते हैं वो किस तरह के होंगे, अगर क्रोमेटिक लाइट है तो कलर किस तरह के होते हैं, विबग्योर जो आपको मिलता है ना इस तरह से वो मिलता है। अच्छा, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कौन सा कलर है जो ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन पे होता है? देखो ज़रा, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा किसकी है? वायोलेट की है। तो वायोलेट कलर की वेवलेंथ, मतलब आप कह दो कि भाई डेविएशन, यहाँ पे कह दो कि भाई बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे रेड में भी होती है पर रिलेटिवली कम होती है ना, रेड में भी होती है पर रिलेटिवली कह दो कि कम होती है। अच्छा, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो 7000 होती है, जो वायोलेट है उसकी वेवलेंथ होती है 4000 तो ये लाइट आपको दिखती है, इस लाइट का या इस लाइट का हम नाम रखते हैं विजिबल लाइट। तो विजिबल स्पेक्ट्रम आपका इस तरह से ऐसे बनता है अगर आप क्रोमेटिक लाइट यूज़ करोगे तो। अगर आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल की है तो फिर आपको कलर नहीं मिलते, उसकी जगह आपको क्या मिलता है बेटा, यहाँ पे ब्राइट और डार्क पैटर्न मिलते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिस्पर्जन सेक्शन का। लाइट डिस्पर्स कैसे की जाती है? डिस्पर्जन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, और उसमें क्या आप ले सकते हो? प्रिज्म भी ले सकते हो, और हम क्या ले सकते हैं? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी ले सकते हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो आपने पढ़ा। और इसके अलावा क्या ले सकते हो आप? रेन ड्रॉप की बात भी कर सकते हैं, या हम क्या ले सकते हैं? हीटेड सॉल्ट, इनकी भी बात कर सकते हैं। लाइट जब इनसे पास होती है ना तो बेंड हो जाती है मुख्तलिफ कलर में, एवरी कलर इज हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ इस तरह से। चलो ठीक है, अब आगे थोड़ा हम यहाँ पे क्या स्क्रीन रखते हैं, इसमें यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे आपको पैटर्न मिलता है। वो पैटर्न या तो विबग्योर होगा या फिर हम कह सकते हैं ब्राइट और डार्क पट्टियाँ वट्टियाँ होंगी इस तरह से, जिसमें आप लोग पढ़ते हो कि भाई 0th ऑर्डर मैक्सिमा होता है, आपने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का पढ़ा होगा, और फिर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा होता है आपका, ये सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा होता है, कुछ इस तरह से आप सिंपली बात कर लो। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप को इस्तेमाल करके हम ये चीज़ें या ये पैटर्न हमें इस तरह से दिखता है। तो देखें ये अरेंजमेंट आपका स्पेक्ट्रोमीटर है। तो सुनो दोबारा से, स्पेक्ट्रोमीटर में क्या क्या होता है, कौन से सेक्शन है बाबा? सुनो दोबारा से ना, पहली बात ये कि यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट भी हम इस्तेमाल करते हैं, और क्या होता है इसमें एक स्लिट भी होती है, और क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और क्या होता है? डिस्पर्जन सेक्शन होता है, और आपका स्क्रीन होता है, एंड हेयर वी हैव पर्टिकुलर टेलीस्कोप। तो ये अरेंजमेंट जो डायग्राम मैंने पूरा बनाया है, बुनियादी तौर पे आप कह सकते हैं कि ये आपका इस तरह से है, ठीक है ना। अच्छा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आपने एक बात पढ़ी थी, वो ये कि अगर आप चाहते हो नंबर ऑफ स्लिट्स, तो नंबर ऑफ स्लिट में पता क्या होता है कि बहुत सारे इमेजेस आपको बन के मिलते हैं, आपने पढ़ा था। हम चाहते हैं कि ये सारे इमेजेस एक ही जगह पे ज़्यादा हो, मतलब कन्वर्ज हो जाएं, तो हम क्या करते थे, वहाँ पे एक और लेंस लगा देते थे। तो चाहें तो एक और लेंस आप लगा लें, दूसरा वाला लेंस हम क्यों लगाते हैं? चाहते हैं कि सारे के सारे फ्रिंजेस एक ही जगह पे जमा हो, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी कहानी है जो कि इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अच्छा बाबा, तो बात क्या हुई थी कि भाई आपका सोर्स भी है, स्लिट है, ये सारा कुछ, दिस कलेक्टिव सिस्टम इज एक्चुअली कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है ना। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे क्या काम है? रेज को पैरेलल करना, उसी लिए कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पे हम कहते हैं कोलीमीटर। कोलीमीटर मतलब द डिवाइस व्हिच कीप्स ऑल द रे पैरेलल इज कॉल्ड एज कोलीमीटर। अच्छा, यहाँ पे क्या है? ये टेबल है, जिस वजह से हम इसको लेंस को ऐसे वैसे मतलब मुख्तलिफ एंगल पे सेट भी करते हैं। तो इस टेबल का हम नाम रखते हैं यहाँ पे टर्न टेबल, जो कि हम अपनी मर्जी के टर्न करके बस इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी है स्पेक्ट्रोमीटर की। तो स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल करके हम लाइट को डिस्पर्स कर सकते हैं, लाइट को हम तोड़ सकते हैं मुख्तलिफ कलर में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपकी डिस्पर्जन है ना, ये हम ख़ास तौर पे डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से, क्योंकि हम यहाँ पे जो जनरल बात करना चाहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से। पर सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। स्पेक्ट्रम का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है?
आमतौर पे स्पेक्ट्रम का कैरेक्टरिस्टिक दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है बाबा जिसको आप बोलते हो डिस्क्रीट, और दूसरा होता है जिसको आप बोलते हो कंटिन्यूअस। ओके, डिस्क्रीट के दो किस्म हैं, एक होता है लाइन और एक होता है कह दो बैंड स्पेक्ट्रम। जबकि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में सिंपल सी बात करते हो कि आप मुख्तलिफ आपको कलर मिलते हैं या ऑल द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर डिफ्यूज्ड विथ ईच अदर, कि उसके बीच में कोई बाउंड्री वगैरह नहीं होता। यहाँ पे अगर बात करें लाइन स्पेक्ट्रम में खास तौर पे, तो बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या मतलब क्या बेटा? इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ लाइन, इस तरह के लाइन होते हैं, और यूं हम सिंपली कह सकते हैं कि बाउंड्री भी होती है, उसीलिए इसका नाम रखा गया लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा, बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है? इसमें पूरा का पूरा बड़ा एक बैंड होता है, पर डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब देयर इज अ बाउंड्री इन बिटवीन टू बैंड, दो पैटर्न के बीच में एक पर्टिकुलर तरह का या एक पर्टिकुलर आप सिंपली कह सकते हैं बैंड भी है ना। तो कुछ इस तरह से बाबा देखो ज़रा, ये भी बैंड है मिसाल के तौर पे, फिर एक स्पेस है मतलब ब्राइटनेस है, फिर एक और बैंड है, फिर स्पेस है ब्राइटनेस है, फिर एक और बैंड है। तो हम इसको बोलते हैं सिंपली कि भाई ये बैंड स्पेक्ट्रम है। अच्छा, आम तौर पे जो स्पेक्ट्रम है, जैसा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो वो आपको इस तरह से मिलता है, पर आम तौर पे आप मरकरी की बात करें तो मरकरी का स्पेक्ट्रम आपको इस तरह से मिलता है, बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। अच्छा, जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है वो आप क्या कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस लाइन। इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ कलर जो है ना वो आपस में डिफ्यूज्ड होते हैं, कुछ इस तरह से डिफ्यूज्ड होते हैं कि दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बाउंड्री। और इसमें जो आपका कंप्लीटली 7 जो कलर होते हैं वो यहाँ पे इस तरह से होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वायोलेट टू द रेड, या यहाँ पे आप कह सकते हो 4000 से लेकर 7000 तक जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है वो आपको इस तरह से दिखता है। तो बड़ी सादी सी बात है कि दिस काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम इज द कंटिन्यूस वन, ठीक है ना। हम ये देखना चाहते हैं कि भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो बनता है ना, या एटॉमिक स्पेक्ट्रम की जो कहानी है उसको हम किस तरह से डील करें। तो ये बात समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना आता है कि भाई एटॉमिक मॉडल क्या है। हम सबसे पहले ये समझ लें, अगर आपको एटॉमिक मॉडल समझ आ जाए ना तो बड़ा सादा हो जाएगा, ठीक बाबा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा समझेंगे। ओके लिसन, एटम के बीच में आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, तो समझ लो ये है एटॉमिक न्यूक्लियस। बहुत सारे एनर्जी लेवल भी होते हैं, हम बात करें उस एनर्जी लेवल की जो कि ग्राउंड स्टेट हम समझते हैं, या हम बात करें उस एनर्जी लेवल की जो कि वैलेंस शेल है, क्योंकि फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ वैलेंस शेल की। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पहले से मौजूद है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट है, क्योंकि बोर्स मॉडल क्या कहता है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल इज ऑलवेज कांस्टेंट, खुद चेंज नहीं होती। आप क्या करें? इसको एनर्जी दें। जब आप इसको एनर्जी दोगे इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन तो ये हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो पता क्या है, जो आपका ग्राउंड स्टेट है उसके बाद जो रीजन शुरू होता है, उसके बाद वाला जो रीजन शुरू होता है ना, वो सारा का सारा आप सिंपली कह सकते हैं हाई एनर्जी लेवल का है इसमें से। उसीलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि ये आपके हाई एनर्जी लेवल तस्लीम किए जाते हैं, समझे जाते हैं। अब ये हाई एनर्जी लेवल वाला जो रीजन है ना वो एक हद तक ऐसे भी होता है ना, दीज हाई एनर्जी स्टेट, ये सारे के सारे जो आप पढ़ते हैं इसका नाम हम क्या रखते हैं बेटा? दीज आर कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट जहाँ पे ख़त्म होते हैं उसके बाद एक और रीजन शुरू होता है जिस रीजन का हम नाम रखते हैं आयोनाइजेशन स्टेट। आयोनाइजेशन का मतलब क्या? ये वो स्टेट हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला जाता है, मतलब दूसरी माने में कह दो कि एटम का जो कंट्रोल है ना वो यहाँ तक है। आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर एटम का कंट्रोल नहीं होता, उसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो अभी एटम के बस में है, पर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन स्टेट में चला जाए तो वो एटम के पास नहीं है, एटम के बस में नहीं है, एटम के कंट्रोल में नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन का नाम हम रखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। आप कहते हैं ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन
में कंडक्शन होती है, तो जो कंडक्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन करंट पैदा करता है ना, वो आयोनाइजेशन स्टेट वाला ही है। एक्साइटेड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन कंडक्शन नहीं करता, दूसरे माने में ये समझ लो। चलो भाई बाबा, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? क्वांटम नंबर से। जो ग्राउंड स्टेट है ये क्वांटम नंबर 1 समझा जाता है। ओके, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 अप टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये सारा का सारा जो रीजन है ये आपका कौन सा है? एक्साइटेड स्टेट का रीजन है। दूसरे माने में ये कह दो कि एक्साइटेड स्टेट शुरू कहां से होते हैं? 2 से। पहली एक्साइटेड स्टेट ये है, डू रिमेंबर, फर्स्ट एक्साइटेड ये है, सेकंड एक्साइटेड ये है, थर्ड एक्साइटेड ये है, ऐसे होता है ना। तो एक्साइटेड स्टेट जितनी भी होगी उसका क्वांटम नंबर 1 प्लस होगा। मिसाल के तौर पे एक्साइटेड फर्स्ट है पर क्वांटम नंबर कौन सा? 2। एक्साइटेड 3 है पर क्वांटम नंबर, अपना एक्साइटेड सेकंड है पर क्वांटम नंबर कौन सा? 3। तो ऐसे होता है, ठीक है ना। बहरहाल ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे होते हैं ना तो एटम की बस में, उसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो लाजमी तौर पे वापस आता है। वापस क्यों आता है? न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन है ना, उसने एनी हाउस को वापस ले आना होता है। हम दूसरे मायने में कह सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट बुनियादी तौर पे कौन से समझे जाते हैं? बाउंडेड स्टेट। बाउंडेड क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो लाजमी तौर पे वापस आएगा एनी हाउ, और ये बाउंडेड स्टेट हैं। दूसरे माने में दीज आर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे हो ना, इट विल रिमेन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, या न्यूक्लियर अट्रैक्शन उसको छोड़ती नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई ये सारे के सारे जो एनर्जी लेवल हैं ये आपके नेगेटिव एनर्जी लेवल समझे जाते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जब लो से हाई जाता है, एक बात और बाबा इसमें मैं ऐड कर दूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा समझ लो। लो टू हाई जब जाता है तो उसकी जो ट्रांजिशन है वो डायरेक्ट ट्रांजिशन होती है, मतलब लो टू हाई वो डायरेक्ट चला जा सकता है। पर इलेक्ट्रॉन जब वापस आता है हाई एनर्जी टू लो तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक आता है। हम दूसरी माने में कह सकते हैं इसकी जो ट्रांजिशन है वो इनडायरेक्ट ट्रांजिशन है। अच्छा, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, सुनो ज़रा। मिसाल की तौर पे इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में है। सुनो, हम क्या करना चाहते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। अच्छा, ऊपर चला गया क्या मतलब? मिसाल की तौर पे n इज इक्वल टू 4 में चला गया। देखो ना, लो टू हाई ट्रांजिशन जो होती है ना वो डायरेक्ट होती है, पर जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है ना तो इनडायरेक्ट ट्रांजिशन वो करके वापस आता है। इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पे ये, मिसाल की तौर पे बीच वाली स्टेट भी थी ना, 2 भी है 3 भी है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो तो सीधा चला जाएगा 1 to 4। ऐसे नहीं है कि पहले 2 में जाएगा फिर 3 में जाएगा, नहीं बाबा, ऊपर जाने की बारी होती है तो सीधा चला जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि लो टू हाई ट्रांजिशन आपकी डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट ट्रांजिशन कौन सी है? हाई टू लो। वापस आता है तो कितनी ट्रांजिशन कर सकता है, थोड़ा इसको देखते हैं। सुनो, ये वापस जब आता है ना तो 4 से लेकर 3 में भी आ सकता है, या 4 से लेकर 2 में भी रुक सकता है, या 4 से लेकर 1 में भी रुक सकता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन 4 से आ सकता है वो कितनी ट्रांजिशन कर सकता है? 3। 4 से कितनी पॉसिबल ट्रांजिशन है? 3 है। अब सुनो, अगर 4 वाला इलेक्ट्रॉन 3 में आया तो 3 से आगे वो कितनी कर सकता है ट्रांजिशन? 2 में भी आ सकता है, या डायरेक्टली 1 में भी जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि 2 ट्रांजिशन या 2 ट्रांजिशन और भी। 4 वाला इलेक्ट्रॉन अगर 2 में रुक गया तो एक और ट्रांजिशन हो जाती है। तो कुल मिला के ट्रांजिशन कितनी हुई? 3 + 2 + 1, 6 ट्रांजिशन। आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि भाई n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1 कितनी ट्रांजिशन हैं, आप सिंपली कह सकते हो कि देयर एग्जिस्ट 6 ट्रांजिशन, 6 पॉसिबल ट्रांजिशन है। चलो, अब सर ये हमें पता कैसे चले कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन हम मालूम करें? इसका तरीका ये है, सुनो जरा। नंबर ऑफ ट्रांजिशन मालूम करने का बड़ा सादा तरीका मैं आपको बता दूं, वो ये है कि सबसे पहले आप क्या करो, डिफरेंस ढूंढो कितना है। मतलब n1 - n2 ढूंढो, जैसा कि 4 में से 1 गया बाकी बचा 3। मतलब पहले आपने क्या करना है? डिफरेंस ढूंढो। और फिर हम क्या करें, जो डिफरेंस आपको मिले ना, जैसा कि अभी 4 - 1 डिफरेंस क्या आया आपका? 3 आया ना। अब नंबर ऑफ ट्रांजिशन मालूम करनी है तो क्या करना है, जो डिफरेंस है ना वो कम करते जाओ
और ऐड भी करते जाओ। जैसा कि 3 है ना, तो 3 + 2 + 1। अगर यहाँ पे डिफरेंस है 5, तो हम किस तरह से नंबर ऑफ ट्रांजिशन मालूम करेंगे? 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ऐसे करो, डिक्रीजेज बाय 1 भी करो और ऐड भी करते जाओ, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो डू रिमेंबर, किसी भी एटॉमिक मॉडल में जो ट्रांजिशन की तादाद है वो हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं? पहले डिफरेंस ढूंढो और फिर डिफरेंस को कम करते जाओ और ऐड करते जाओ। ये बात हम कब की कर रहे हैं? इनडायरेक्ट ट्रांजिशन की। इनडायरेक्ट ट्रांजिशन का मतलब क्या? वी आर डीलिंग हाई एनर्जी टू लो एनर्जी लेवल। तो ये एक छोटी सी कहानी एटॉमिक मॉडल की आप समझ लें। इसी के बुनियाद पे हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे या हम इसको स्पेक्ट्रल एनालिसिस के हिसाब से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये नोट कर लें। अब हम आते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम में खासतौर पे। जी बेटा।